स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री आर स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जनरल साइंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों को समझेंगे। ये सभी सवाल आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासकर रेलवे एनटीपीसी एम ग्रुप डी के लिए। तो आज का पहला सवाल है, ध्वनि किस प्रकार की एक तरंग है? तो आपको बताना है कि ध्वनि जो है यानी कि साउंड जो है किस प्रकार का एक वेव है। तो ध्वनि जो है एक अनुदैर्ध्य तरंग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग जो है एक यांत्रिक तरंग का एक प्रकार है, क्योंकि इन तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत होती है। अनुदैर्ध्य तरंग जो होती है ठोस, द्रव्य, गैस, इन तीनों में ही गमन या फिर विचरण कर सकती है। तो ध्वनि जो है एक अनुदैर्ध्य तरंग है। अगला सवाल है, इनमें से मात्रकों की किस पद्धति को डेसिमल पद्धति भी कहा जाता है? तो सीजीएस पद्धति को हम डेसिमल पद्धति भी कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। इसमें लंबाई का मात्रक जो होता है सेंटीमीटर होता है और द्रव्यमान का मात्रक जो होता है ग्राम होता है और समय का मात्रक जो होता है सीजीएस पद्धति में सेकंड होता है। और उसी प्रकार एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक जो होता है मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक जो होता है किलोग्राम होता है और समय का मात्रक जो होता है एमकेएस पद्धति में सेकंड होता है। एफपीएस यानी कि फुट पाउंड सेकंड पद्धति, इसमें जो होता है लंबाई को हम फुट में मापते हैं और द्रव्यमान को जो है पाउंड में मापा जाता है और समय को जो है सेकंड में मापा जाता है। मात्रकों की सभी पद्धति में समय का मात्रक जो होता है सेकंड ही होता है। एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति और एसआई पद्धति, इन सभी पद्धति में समय का मात्रक जो होता है सेकंड ही होता है। अगला सवाल है, विस्थापन बट्टा समय, इनमें से किसका फार्मूला है? यानी कि अगर हम विस्थापन में समय से भाग दें तो हमें इन चारों में से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगी? तो विस्थापन बट्टा समय करने पर हमें वेग राशि प्राप्त होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेग यानी कि वेलोसिटी। एक निश्चित दिशा में किसी वस्तु के द्वारा प्रति सेकंड या फिर हर सेकंड तय की गई दूरी को उस वस्तु का विस्थापन, उस वस्तु का वेग या फिर वेलोसिटी कहते हैं। इसका एसआई मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड होता है और यह वेग जो है एक सदिश राशि है। अगला सवाल है, किसी कागज के पन्ने को फाड़ना किस प्रकार का एक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, जैविक परिवर्तन है या फिर रासायनिक परिवर्तन है? तो किसी कागज के पन्ने को फाड़ना जो है एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज। देखिए, भौतिक परिवर्तन में, इस परिवर्तन में जो है कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और यह परिवर्तन, इस परिवर्तन से जो है पदार्थ की केवल भौतिक अवस्थाओं में अवस्थाएं जो होती है चेंज होती है, यानी कि उसके भौतिक गुण में जो होता है परिवर्तन होता है। और परिवर्तन के बाद पदार्थ जो होता है अपनी पहली अवस्था में पुनः वापस आ जाता है, यानी कि जैसे पहले था वैसे ही हो जाता है। तो किसी कागज़ के पन्ने को फाड़ना जो है भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। जल का वाष्प बनना, पानी का उबलना और बर्फ़ का पिघलना, ये सब जो है भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज के उदाहरण है। अगला सवाल है, स्प्रिंग बॉक्स में उत्पन्न त्वरण एक उदाहरण है। तो स्प्रिंग बॉक्स में उत्पन्न त्वरण जो है एक अस्थिर त्वरण यानी कि असमान त्वरण का उदाहरण है। अस्थिर त्वरण में वस्तु का वेग यानी कि वेलोसिटी में परिवर्तन जो होता है भिन्न भिन्न तरीके से होता है। तो स्प्रिंग बॉक्स में उत्पन्न त्वरण जो है अस्थिर त्वरण का एक उदाहरण है। अगला सवाल है, किसी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण उसके बराबर होता है, उसके संवेग के बराबर होता है, भार के बराबर होता है, आवेग के बराबर होता है या फिर द्रव्यमान के बराबर होता है? तो किसी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण जो होता है उसके भार के बराबर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भार। भार जो है एक सदिश राशि है और इसका अस्थायी मात्रक जो होता है न्यूटन होता है। देखिए, भार जो होता है गुरुत्वीय त्वरण जी पर जो है निर्भर या फिर डिपेंड रहता है। अगर इस जी का मान बढ़ता है तो भार भी बढ़ेगा, अगर जी का मान घटता है तो भार भी घटेगा। तो इसलिए स्थान परिवर्तन की स्थिति में वस्तु का भार हमेशा जो होता है बदल जाता है। मान लीजिए किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर जो है 120 केजी है। अगर हम इस वस्तु को चंद्रमा पर ले जाते हैं यानी कि चांद की सतह पर ले जाते हैं, वहाँ इसका भार जो है सिर्फ 20 केजी ही रह जाता है, क्योंकि चंद्रमा पर जो है गुरुत्वाकर्षण का मान बहुत कम होता है, यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का यह 1/6 होता है। इसलिए वहाँ पर 120 केजी वाली वस्तु जो है सिर्फ 20 केजी की ही रह जाती है। तो किसी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण जो होता है उसके भार के बराबर होता है। अगला सवाल है, जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जाता है तब उस वस्तु का वेग
शून्य हो जाता है, बढ़ जाता है, घट जाता है या फिर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जब भी किसी वस्तु को हम ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं तो इसकी वेलोसिटी जो होती है हमेशा इंक्रीज होती है, यानी कि इसका वेग हमेशा बढ़ता है। और जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तब इस स्थिति में वस्तु का वेग जो होता है हमेशा कम होता है। तो जब किसी वस्तु को हम ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं तब उस वस्तु का वेग जो होता है बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ जाता है। अगला सवाल है, इनमें से किस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रा पाउंड होता है? तो आपको बताना है कि इनमें से किस पद्धति में द्रव्यमान को हम पाउंड में मापते हैं। तो ईपीएस पद्धति में हम द्रव्यमान को जो है पाउंड में मापते हैं, और एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक जो होता है किलोग्राम होता है, और सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक जो होता है ग्राम होता है, और एसआई पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक जो होता है किलोग्राम होता है। तो ये चारों आपको याद रखने हैं। अगला सवाल है, ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है? तो ओजोन परत की मोटाई जो होती है वो डॉप्सन से मापी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉप्सन से। और डायोप्टर से जो होता है लेंस की क्षमता को मापा जाता है। क्यूसेक से जो है नदी के बहाव को मापा जाता है, और मैक से विमानों और फाइटर प्लेनों की गति को जो है मापा जाता है। तो ये चारों आपको याद रखना है। अगला सवाल है, एक बर्फ से भरे गिलास की सतह पर पानी की छोटी छोटी बूंदें किस कारण एकत्रित हो जाती हैं? संघनन के कारण, वाष्पन के कारण, विकिरण के कारण या फिर पृष्ठ तनाव के कारण? तो ये होता है संघनन के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संघनन। यानी कि संघनन की क्रिया जो है वाष्पन के एकदम उल्टी यानी कि विपरीत होती है। भाप से द्रव बनने की क्रिया को हम संघनन कहते हैं, या फिर भाप या गैस का ठंडा होकर द्रव का रूप ले लेना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। पाला, हिम, ओस, कोहरा ये सब संघनन के कारण ही बनते हैं। अगला सवाल है, बॉल बेरिंग किस घर्षण को रोलिंग घर्षण में बदल देता है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि बॉल बेरिंग जो है किस घर्षण को, यानी कि इनमें से किस घर्षण को रोलिंग घर्षण में बदल देता है? तो बॉल बेरिंग जो होता है सर्पी घर्षण को जो है रोलिंग घर्षण या फिर लुटिनी घर्षण में बदल देता है। सर्पी घर्षण का मान जो होता है ज़्यादा होता है, और रोलिंग घर्षण का मान यानी कि लुटिनी घर्षण का मान हमेशा कम होता है। अगला सवाल है, इनमें से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम और पोटेशियम इन दोनों को ही इनके सामान्य तापमान पर चाकू से काटा जा सकता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से आवर्ती का मात्रक है। तो आपको बताना है कि इनमें से आवर्ती का मात्रक क्या है। तो हर्ज और कंपन प्रति सेकंड ये दोनों ही आवर्ती के मात्रक हैं। वर्तमान में हर आवर्ती को मापने के लिए हम हर्ज का प्रयोग करते हैं, और कंपन प्रति सेकंड जो है हर्ज का यानी कि आवर्ती का पुराना मात्रक है। अगला सवाल है, जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जाता है तब उसका वेग हमेशा बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ जाता है। अगला सवाल है, बल गुणा विस्थापन किसके बराबर होता है? तो आपको बताना है कि बल गुणा विस्थापन इनमें से किसके बराबर होता है? कार्य के बराबर होता है, ऊर्जा के बराबर होता है, वेग के बराबर होता है या फिर समवेग के बराबर होता है? तो बल गुणा विस्थापन जो होता है हमेशा कार्य के बराबर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्य के बराबर होता है। कार्य जो है एक अदिश राशि है, और इसका एसआई मात्रक जो होता है जूल होता है, और इसका फार्मूला जो होता है W बराबर FS होता है, यानी कि कार्य बराबर बल गुणा समय होता है। यानी कि जब हम कार्य की जब भी गणना करेंगे इस सूत्र के द्वारा करेंगे, लेकिन जब बल और विस्थापन के बीच कोई कोण या एंगल बनेगा तब कार्य की गणना हम W बराबर FS कॉस थीटा से करेंगे। यानी कि जब बल और विस्थापन के बीच कोई एंगल या कोण बनेगा तो कार्य की गणना हम इस सूत्र से करेंगे। अगर कोई कोण नहीं बनता है तो कार्य की गणना हम इस सूत्र के द्वारा करेंगे। तो बल गुणा विस्थापन जो होता है कार्य के बराबर होता है। अगला सवाल है, सोने के आभूषणों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको बताना है कि सोने के जो आभूषण बनाए जाते हैं उनमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो सोने के आभूषण में जो है मुख्य रूप से जो है कॉपर यानी कि तांबा का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है, यह बहुत ही लचीला या फिर नरम होता है, जिस कारण आभूषण बनाने में बहुत दिक्कत या फिर कठिनाई आती है। इस दिक्कत को दूर करने के लिए इस 24 कैरेट सोने में जो है कुछ मात्रा में जो है कुछ मात्रा में कॉपर या फिर तांबा को मिलाया जाता है, जिससे यह सोना जो होता है 22 कैरेट का हो जाता है, यानी कि 22 कैरेट का थोड़ा बहुत ठोस हो जाता है। और इसी 22 कैरेट के जो है
से जो है सोने के सभी आभूषण बनाए जाते हैं। तो जितने भी आभूषण होते हैं 22 कैरेट सोने के बने होते हैं और शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। तो सोने के आभूषण बनाने में जो है कॉपर धातु का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, दाब बढ़ाने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपको बताना है कि दाब बढ़ाने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दाब बढ़ाने पर जल के क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट यानी कि बीपी पर क्या प्रभाव पड़ता है। बीपी जो होता है दाब का समानुपाती होता है, यानी कि अगर हम दाब को बढ़ाते हैं तो ये क्वथनांक भी बढ़ेगा, अगर हम दाब को घटाते हैं तो क्वथनांक यानी कि बीपी भी घटेगा। तो दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक जो होता है बढ़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ता है। अगला सवाल है, किस बल के अनुपस्थिति में कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर नहीं चल पाती है, यानी कि किस बल के अभाव में कोई भी वस्तु वृत्ताकार पथ पर या मार्ग पर नहीं चल पाती है। तो अभिकेंद्रीय बल की अनुपस्थिति में कोई भी वस्तु जो है वृत्ताकार पथ पर नहीं चल पाती है। कोई वस्तु जब वृत्ताकार मार्ग में गति करती है तब उस वस्तु पर एक बल उसके केंद्र की ओर कार्य करता है। इसी बल को जो है अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। और अभिकेंद्रीय बल की दिशा जो होती है हमेशा केंद्र की ओर होती है। तो अभिकेंद्रीय बल के अनुपस्थिति में या फिर अभाव में कोई भी वस्तु जो है वृत्ताकार पथ पर जो है यात्रा नहीं कर सकती है। अगला सवाल है, रॉकेट की उड़ान न्यूटन के किस नियम का एक उदाहरण है? तो रॉकेट की उड़ान जो है न्यूटन के तृतीय नियम को फॉलो करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीय नियम को। और तृतीय नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अगला सवाल है, इनमें से किस विस्फोटक पदार्थ को प्लास्टिक विस्फोट भी कहा जाता है? टीएनटी को, टीएनजी को, आरडीएक्स को या फिर टीएनपी को? तो आरडीएक्स को जो है प्लास्टिक विस्फोट के नाम से भी जाना जाता है। आरडीएक्स का फुल फॉर्म जो है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। तो रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव इसका फुल फॉर्म होता है। टीएनपी का ट्राइनाइट्रोफिनॉल और टीएनजी का ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन और टीएनटी का ट्राइनाइट्रोटाइलुइन फुल फॉर्म होता है। अगला सवाल है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा की सतह पर उतरता है तो उसका भार बढ़ा हुआ प्रतीक होता है, घटा हुआ प्रतीक होता है या फिर शून्य हुआ प्रतीक होता है? तो हमें मालूम है चंद्रमा की सतह पर जी का मान जो होता है बहुत कम होता है और यह जी जो होता है वस्तु के भार पर जो है निर्भर रहता है। यानी कि जी का मान अगर बढ़ेगा तो वस्तु का भार भी बढ़ेगा, अगर इस जी का मान घटेगा तो वस्तु का भार भी घटेगा। तो चंद्रमा की सतह पर इस जी का मान जो होता है कम होता है, इसलिए वहाँ भार भी कम होगा। तो वहाँ पर जो है वस्तु का भार जो है घटा हुआ प्रतीक होगा। अगला सवाल है, दूध का फटना किस प्रकार का एक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, जैविक परिवर्तन है या फिर कोई नहीं? तो दूध का फटना जो है एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज। यह एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है या फिर नए पदार्थ बनते हैं और फिर ये परिवर्तन के बाद ये पदार्थ कभी अपनी पहली अवस्था में नहीं आ पाते हैं। जैसे दूध का फटना, यानी कि दूध जब फट जाता है तो वह दही बन जाता है। तो दूध से दही एक नया पदार्थ बना, फिर हम इस दही से यानी कि इस दही से कभी भी दूध नहीं बना पाते हैं। तो उसकी अपनी पहली अवस्था में यह कभी भी दही जो है अपनी पहली अवस्था में कभी भी नहीं आ पाता है। तो भोजन का पकना, भोजन का पाचन, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, ऑक्सीकरण, ये सब जो है भौतिक रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या है, नए पदार्थ का निर्माण होगा और फिर कभी यानी कि परिवर्तन के बाद फिर कभी भी पदार्थ जो है अपनी पहली अवस्था में नहीं आ पाता है। अगला सवाल है, एक मोटरसाइकिल 30 किमी प्रति घंटा के एक समान वेग से गतिमान है तो उसका त्वरण होगा। तो जब भी ऐसा सवाल पूछा जाए यानी कि जब वेग स्थिर हो यानी कि न घटे न बढ़े, तो यहाँ पर 30 किलोमीटर प्रति आवर जो है वस्तु का वेग है यानी कि एक समान वेग है, तो इस स्थिति में त्वरण जो होता है हमेशा शून्य होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शून्य होता है। अगला सवाल है, रोलर कोस्टर की सवारी में निम्नलिखित में से कौन सा बल कार्य करता है? तो रोलर कोस्टर की सवारी में इनमें से कौन सा बल कार्य करता है? तो अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल में बल की दिशा जो होती है हमेशा केंद्र की ओर होती है। अगला सवाल है, नमक का जल में घुलना किस प्रकार का एक परिवर्तन है? जैविक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है या फिर भौतिक परिवर्तन है?
तो नमक का जल में घुलना जो है एक भौतिक परिवर्तन है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। आशा करते हैं आज की ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।